हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हुक। आज की क्लास में हम 12th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे देखें तब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ी जाती है, लेकिन वो बेसिक होता है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जनरली आपको बता दूं, किसी लिगेंड के द्वारा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जब मेटल आयन को डोनेट किया जाता है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखना, जब हम रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास में एक एसिड है, ठीक है, और एक बेस है। जब इन दोनों की आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। अब यहीं पे अगर हम कोई एग्जांपल देखें, जैसे एसिड आपके पास में HCl है, बेस आपके पास में NaOH है, और इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहां पे क्या होगा, जो Cl है वो इस Na के साथ में जुड़ के बाहर निकल जाएगा और ये H है वो इस OH के साथ में निकल जाएगा। तो क्या बना आपके पास में, एक तो बन गया NaCl, एक तो क्या बन गया NaCl, और प्लस एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो जो NaCl है इस पे Na पे पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके का ये जो सॉल्ट बना है यहाँ पे, इस सॉल्ट को हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट। इसी तरीके के सिंपल सॉल्ट को जब हम किसी दूसरे सिंपल सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, सिंपल सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहां पे आपको एडिशन कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे क्या देखने को मिलता है? एडिशन कंपाउंड। ये जो एडिशन कंपाउंड होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज डबल सॉल्ट एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो देखो ये जो एडिशन कंपाउंड है ये फिर से दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डबल सॉल्ट एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहां पे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हम डबल सॉल्ट के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम वापस से एक बार हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इनको डिवाइड कर देते हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है एंड आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट और एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इन दोनों को जब देखो, आपके पास में एडिशन कंपाउंड बन गया था। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड दो तरीके का हो सकता है, तो इनको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? तो जब एडिशन कंपाउंड को हम पानी में डालते हैं ना, उसके बाद में हमें पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड डबल सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है और कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखना, जो डबल सॉल्ट होते हैं आपके, इनको जब पानी में डाला जाता है तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे NaCl है आपके पास में, एक एग्जांपल बता रहा हूं। NaCl आपका डबल सॉल्ट नहीं है, लेकिन NaCl को किसी दूसरे के साथ में, किसी दूसरे सिंपल सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करवा के हम वहां पे एडिशन सॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहले मैं आपको NaCl का एग्जांपल बताता हूं। जैसे NaCl है, नमक है, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, वो कंप्लीटली टूट जाता है। NaCl में केवल दो आयन होते हैं, एक होता है Na प्लस और दूसरा होता है Cl माइनस। तो जब वाटर के अंदर उसको डाला जाता है तो वाटर में आपको Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा, वहां पे आपको NaCl के बीच में कोई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो जो डबल सॉल्ट होते हैं वो कंप्लीटली डिजोल्व घुल जाते हैं इन वाटर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते वाटर के अंदर। ठीक है, नॉट डिजोल्व कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन या
वाटर। ठीक है, दूसरा, अगर ये कंपाउंड्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड को हमने पानी में डाला था उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है? जैसे वही NaCl का मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने NaCl को हाथ में ले रखा है तो आपको पता है व्हाइट कलर का होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो व्हाइट कलर का है। लेकिन उसको जब आप पानी में डाल दोगे तो पानी में क्या आपको वो नमक दिखेगा? वो नहीं दिखेगा, बिकॉज वहां पे वो पूरा का पूरा घुल जाएगा और क्या बना लेगा? Na+ और Cl- आयंस में टूट जाएगा। तो आपने दो चीज देखी यहाँ पे, जो हमारे हाथ में पहले था NaCl, उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है जब वो पानी में डाला गया। लेकिन पानी के अंदर इस NaCl के जो आयंस थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी। मतलब पहले जो Na+ और Cl- हमें पता नहीं थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया पानी के अंदर जाने के बाद में। पानी के अंदर Na+ और Cl- प्रेजेंट हो गए हैं, लेकिन जो बाहर हमारे पास में कंपाउंड था उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो ये कंपाउंड्स होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, ये लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। लेकिन ये कंपाउंड्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ये डोंट लूज। ये आपको जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो आपको मैं दिखा दूंगा आगे, हमारी एक टेबल बनाई हुई है उसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, दो डिफरेंस देख लिए। तीसरा और देखते हैं। देखो मुझे एक चीज बताओ आप, मान लीजिए हमारे पास में, मैं यहीं पे समझा रहा हूं आपको, एक तो आपके पास में सिंपल सोल्ट है AB, जिसपे A पे प्लस है और B पे नेगेटिव चार्ज है। उसी तरीके से एक सिंपल सोल्ट आपके पास में और है, C पे प्लस है और D पे नेगेटिव है। जब इन दोनों सिंपल सोल्ट को मिलाया गया तो आपके पास में एडिशन सोल्ट क्या बना, या एडिशन कंपाउंड क्या बना, ABCD। ठीक है, इसी कंपाउंड को तो हम देख रहे हैं कि ये डबल सोल्ट की तरह बिहेव कर रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स सोल्ट की तरह, यही तो देख रहे हैं। तो अगर इसको हमने पूरे को वाटर में डिजोल्व किया H2O में, ठीक है, तो हुआ क्या, अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो पूरा का पूरा अगर आयनों में टूट जाए, जैसे A+, B-, C+ और D- में टूट जाए, तो क्या बनेगा, देखो A+, B-, C+ और D- में टूट गया, तो हमने क्या बोला कि ये कंपाउंड कंप्लीटली डिजोल्व हो गया इस वाटर में, और सभी इसमें जितने आयंस बनने चाहिए थे वो सब के सब आयंस यहाँ पे बन गए। तो इस तरीके का जो कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डबल सोल्ट। डबल सोल्ट। लेकिन जब इसको हमने पानी में डाला तो कुछ आयंस ऐसे हो सकते हैं जो आयंस में टूट गए, मतलब ठीक है, या कुछ आयंस बन सकते हैं वाटर में जब डाला गया, जैसे इसमें से A+ आपका आयन बन गया, लेकिन जो BCD है, BCD है, ये तीनों एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बना ली इन्होंने और एक कॉम्प्लेक्स बना लिया यहाँ पे। तो क्या बताओ, ये B- में टूटा हुआ दिख रहा है आपको, C+ में टूटा हुआ दिख रहा है, D- में टूटा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब कुछ आयंस ही ऐसे होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में या फिर आयंस बन जाते हैं, BCD आयंस में नहीं टूटे यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया, क्योंकि वापस हमें न्यूट्रल तो करना है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल है आपके पास में। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब देखो, अगर आपके पास में डबल सॉल्ट में A+, B-, C+ और D- में टूट गया है, तो क्या हम पर्टिकुलर किसी भी आयन का टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है भाई, इस वाटर में क्या A+ प्रेजेंट है, तो A+ के लिए जो भी टेस्ट होगा, अगर हमने वो टेस्ट किया इस सॉल्यूशन के साथ में, तो A+ का पॉजिटिव टेस्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि A+ प्रेजेंट है। B- का टेस्ट किया तो B- का टेस्ट भी पॉजिटिव जाएगा, C+ का भी पॉजिटिव जाएगा और D- का भी पॉजिटिव जाएगा। लेकिन देखो, इसका मतलब ये बोल सकते हो आप, यहाँ पे प्रेजेंस दिखाई जा रही है, क्या उस सॉल्यूशन में A+ प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, B- भी प्रेजेंट है, C+ भी प्रेजेंट है और D- भी प्रेजेंट है। लेकिन वहीं पे जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं, तो वहां पे आपको A+ तो उसका जब हम टेस्ट लेंगे, उसका टेस्ट देखेंगे, तो A+ तो आपको वहां पे पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन क्या इसमें B- प्रेजेंट है, क्या C+ प्रेजेंट है, क्या D- प्रेजेंट है, नहीं है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली जो आयंस है वो अपना टेस्ट वहां पे नहीं देते हैं, जो इसे हम कंफर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। A+ अपना कंफर्मेशन टेस्ट दे देगा भाई, उस सॉल्यूशन में A+ तो प्रेजेंट है, लेकिन B- अपना कंफर्मेशन टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम हटा देते हैं यहां से। इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला, जो डबल सॉल्ट है
वो अपने आयंस में टूट गए, तो आयंस ने अपनी आइडेंटिटी दिखाई है उस सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन कंपाउंड ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। हमने यहाँ पे लिखा है, तो देखो तीसरा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस रिटेन their identity, मतलब इन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी को रखा है वापस से जो आयंस ने, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं इनमें क्या उन आयंस ने अपनी आइडेंटिटी रखी है? नहीं रखी। हमने देखा ओनली A प्लस ने अपनी आइडेंटिटी दिखाई, लेकिन B C D माइनस ने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं डोंट रिटेन, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हमने आगे लिख रखा है भाई, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस रिटेन देयर आइडेंटिटी इन डबल सॉल्ट बट इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस डज नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जो हमने अभी जो पढ़ा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल सॉल्ट के बारे में, जो दीज कंपाउंड्स कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, हमने ये बात की थी, दीज कंपाउंड्स डोंट डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते। जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दीज कंपाउंड्स लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी, लेकिन यहाँ पे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, कंपाउंड्स अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं खोते। तीसरा पॉइंट देखना, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं रखते हैं यहाँ पे जो आयंस बने हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी के अंदर आपके पास में एग्जांपल्स हैं उन्हीं की हम बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज कार्नेलाइट, जो किसमें है, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या है, KCl.MgCl2.6H2। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो देखो मैंने क्या बोला, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, दैट मींस ये जो K है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसको पानी में डाला जाएगा K प्लस में, Cl माइनस में कौन टूटेगा, ये Cl। यहाँ पे देखो MgCl2 है तो Mg किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे जो Cl है वो Cl माइनस हमने दिखा दिया, और H2 आपका है। इसी तरीके से जब मोहर सॉल्ट की बात की जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 की होल ट्वाइस .SO4.6H2O, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनेगी, कौन कौन से आयन बन सकते हैं, Fe+2 बन जाएगा, Fe+2 बन जाएगा, SO4-2 बन जाएगा, इसके अलावा NH4+ बन जाएगा, और ये SO4 आपका बन गया। तो टोटल इसके बाद अंदर भी आपको 3 टाइप के आयंस मिलेंगे। नंबर ऑफ आयंस नहीं बता रहा हूं, नंबर ऑफ आयंस कितने हो सकते हैं, देखो NH4 की होल ट्वाइस है 2 तो NH4 ही हो गए ना, मैं टाइप बता रहा हूं। जब हम इसी तरीके से पोटासियम की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस .24H2। तो इसमें क्या क्या बन रहा है आपको, K+ बन रहा है, SO4-2 बन रहा है, एल्यूमिनियम+3 बन रहा है, ठीक है। तो 3 टाइप के यहाँ पे आपको आयंस मिलेंगे। इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं तो आप देखना जस्ट इस कंपाउंड की हम बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें K4 है, तो पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको आयंस कौन से मिलेंगे, एक तो K+ मिलेगा, इसके अलावा कौन मिलेगा, FeCN6 है। देखो ये आयंस में नहीं टूटेगा, जो इस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है ना यहाँ पे, इसके अंदर वाला ये आयंस में नहीं टूटता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्या, देखो पोटेशियम 1 पे +1 चार्ज होता है, लेकिन 4 पोटेशियम तो +4 हो गया, तो इसके लिए इस पे अगर +4 चार्ज है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना हो जाएगा, -4 चार्ज। तो आपको एक तो K+ मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, FeCN6-4। आपको यहाँ पे 2 ही आयन मिलेंगे, आपको Fe अलग से नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन NiCO4 में क्या मिलेगा, Ni और CO4, ये आपका एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। CONH3 6 Cl3 की बात करते हैं तो एक Cl पे -1 चार्ज होता है, 3 पे -3, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना आ जाएगा, +3 चार्ज हो जाएगा, +3 चार्ज, तो कोबाल्ट पे +3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें Cl माइनस मिलेगा और प्लस आपको एक कौन सा आयन मिलेगा, CONH3 6 की होल 6 के ऊपर +3 चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बात की है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन सी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, देखते हैं, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास में इस तरीके का होता है, इसमें 2 देखो अगर हम बात करें जो इस बड़े कोष्टक के अंदर प्रेजेंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन
स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और इस बड़े कोष्ठक के या फिर इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स या फिर इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है आयन, इसे हम बोलते थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर की तरफ जो आयन प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन स्फीयर, और इसे हम बोल सकते हैं काउंटर आयन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ये जो Fe है ना, इसे हम बोलते हैं कि मेटल है। देखो मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी मेटल आयन को देता है और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो Fe है वो हो जाएगी सेंट्रल मेटल आयन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ये क्या काम कर रही है, यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्ट कर रही है। भाई Cn ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो उसको Fe ने एक्सेप्ट किया है, और जो लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या लेविस एसिड बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रही है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इसकी, ये जो CN6 है तो ये क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। लिगेंड के साथ में और क्या बोल सकते हैं, जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम लेविस बेस भी तो बोलते हैं, ये अपना लेविस बेस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है लिगेंड के नीचे जस्ट लगा होता है, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, जो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी मेटल आयन को डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की उसकी क्षमता होती है। इसके अलावा Fe क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन, एक ऐसी स्पीसीज जो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करती है और क्या करती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर आपको दिख रहा है, इसके साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है, मेटल आयन को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ठीक है। भाई किसी के ऊपर चार्ज किस तरीके से चेंज हो रहा है जिससे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, और दूसरा उसके अंदर जो लिगेंड है वो किस टाइप के प्रेजेंट है उसके आधार पर भी हम उसको डिवाइड कर सकें। तो देखो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज देखो यहाँ पे चार्ज किस पे देखना है आपको, चार्ज देखना आपको कॉम्प्लेक्स आयन जो है आपके पास में या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पे चार्ज देखना। उस चार्ज के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कितने टाइप का होता है। तो देखो सबसे पहले आपके पास में है केटायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपके पास में बन रही थी उस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए आपके पास में, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव, हाँ ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब देखो एग्जांपल आपके पास में, इस क्लोरीन पे, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ठीक है, तो 3 का -3 हो गया, तो इसका -3, और इस पूरे कंपाउंड को हमें न्यूट्रल रखना है। सबसे मेन चीज ये होती है, अगर इस पे -3 है तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 आएगा, ठीक है, तो +3, और इस पे माइनस का चार्ज है, यहाँ पे आपका आ गया प्लस, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर, इसमें माइनस का चार्ज है, एक क्लोरीन पे 3 पे -3 है तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस का 3। देख लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो,
SO4 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना आ जाएगा, प्लस का 2। मैंने यही बोला है, जब कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में माइनस में चार्ज होगा तो उसे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और इस पे अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो मैं कॉम्प्लेक्स आयन कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कितने होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पहला हमने देख लिया यहाँ पे कौन सा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है आपके पास में उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखो K4 पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस का, तो 4 पोटेशियम है तो 4 के कारण प्लस 4 हो गया, तो इस 4 को न्यूट्रल करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स पे कितना लगेगा, माइनस का 4। तो देखो कॉम्प्लेक्स आयन पे -4 आ गया। इसी तरीके से एक आयन पे +1, 2 पे क्या हो जाएगा, +2 चार्ज, और इस +2 चार्ज को वापस से न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स में -2। तो देख सकते हो एनायनिक लिगेंड को। उसके बाद में आता है तीसरा है न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड में क्या होता है, NiCO4। देखो इसके क्या बाहर की तरफ कोई काउंटर आयन है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ कोई किसी भी तरीके का काउंटर आयन नहीं होता है तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है आपके पास में उस पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है, इस पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है। इस पे देखो काउंटर आयन है, न तो इधर है न इधर है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। तो तीनों के तीनों कंपाउंड्स आपके कौन से होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, सॉरी एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ये लिगेंड नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पे जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो किस किस तरीके के होते हैं। तो मेनली कॉम्प्लेक्स आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे ओनली आपको साइनाइड मिल गया, समझ रहे हो, ओनली CN मिल गया। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हियर सेम टाइप ऑफ ligands are present in coordination sphere। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो यहां से देखते हैं, सबसे पहले ये देखो CONH3 आप देख सकते हो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें ओनली लिगेंड के रूप में NH3 ही प्रेजेंट है। ठीक है, 6 NH3 प्रेजेंट है। इसके अलावा देखो इसमें देखो क्या, इसमें लिगेंड में देखो H2O भी लिगेंड है और NO भी लिगेंड है। तो यहाँ पे दो तरीके के लिगेंड प्रेजेंट है, सेम लिगेंड नहीं है, तो इसको हम होमोलेप्टिक नहीं बोलेंगे, इसको हम हेटेरोलेप्टिक बोलेंगे। तो पहला एग्जांपल हो सकता है CONH3 CONH3 ये एक एग्जांपल है। और देखते हैं होमोलेप्टिक के, यहाँ पे देखो NiCO4, इसमें देखो CO सेम एक ही तरीके का लिगेंड प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते हैं NiCO4। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन होमोलेप्टिक भी है। इसके अलावा और देखते हैं, ये देखो K4FeCN6, इसमें ओनली साइनाइड एक लिगेंड के रूप में प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, K4FeCN6। ठीक है, इसी तरीके से जब हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर डिफरेंट टाइप ऑफ ligands are present in coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप जानते ही हो। ठीक है, इसके लिए भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो Na2FeCN5NO, यहाँ पे एक तो साइनाइड एक लिगेंड है
और NO नाइट्रोसो भी क्या है, लिगेंड है। तो दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो एग्जांपल ले सकते हैं हम Na2 FeCN5, Na2 FeCN5NO, ठीक है। इसके अलावा और देखिए ये रहा, ये कौन सा लिगेंड है आपका, हेट्रोलेप्टिक है, H2O भी लिगेंड के रूप में है, NO भी है, दो तरीके के लिगेंड प्रेजेंट है। तो FeH2O5NO, FeH2O5 FeH2O5NO और बाहर की तरफ क्या था, SO4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, सबसे पहले भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ये देखा डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बीच में डिफरेंस देखा। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है, जहां पे हम लिगेंड की बात करें, सेंट्रल मेटल आयन की बात करें, या फिर काउंटर आयन की बात करें, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करें, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इसके बारे में हमने देखा कि ये चीजें क्या क्या होती है। उसके बाद में हमने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो किस किस टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखा, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यह बेसिक इंफॉर्मेशन देखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। नेक्स्ट क्लास में हम वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।